तो आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से पीवाईक्यू 2024 जो कि फिजिक्स का पेपर है इसको सॉल्व करने वाले हैं जेडब्ल्यू के पेपर को। कल जो आपकी क्लास होगी बेटा उसमें हम नीट के पेपर को है वो सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब, एक बार जल्दी से बेटा लाइव चैट में बता दो कैसे हो आप सब। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बेटा वॉइस थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स में अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज मिनिमम, यानी कि लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। देखो इसके पीछे का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बेटा जिस रंग की तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य बेटा कम होती है, उसकी फोकस दूरी भी कैसी होती है, उसकी फोकस दूरी भी कम होती है, उसकी फोकस दूरी भी कम होती है, ठीक है, कम होती है। अब आपको पता है बेटा तरंग दैर्घ्य को हम इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। तो जिस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फोकस दूरी भी कैसी होगी बच्चों, सबसे कम होगी। तो आपको पता है ये हमारे इंद्रधनुष के रंग होते हैं। इनमें जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य यानी कि जो तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ होती है वो हमारी वॉयलेट रंग की होती है, यानी कि बैगनी रंग की। वॉयलेट को क्या बोलता है, बैगनी रंग बोला जाता है। और जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है, यानी कि रेड की। हमें बताना था बेटा किस रंग की फोकस दूरी कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम जो फोकल लेंथ होगी वो हमारे वॉयलेट रंग की होगी, क्योंकि वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य ऐसी होती है, कम होती है। ये जो वॉयलेट यानी कि बैगनी बैगनी कलर है ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है ना। जैसे लाल रंग हमारा बहुत दूर तक चला जाता है, इसलिए जो खतरे के सिग्नल होगा ये सब लाल रंग के बनाए जाते हैं। लेकिन जो बैगनी रंग है बेटा ये बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। इस वजह से इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है बच्चों, कम होती है। बिल्कुल। अभिषेक त्रिपाठी बोल रहे हैं सर सुपर 100 एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो सुपर 100 एग्जाम के फॉर्म है वो 26 जुलाई तक भरे जाने हैं। तो 26 जुलाई के बाद यानी कि 28-29 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो। देखो फॉर्म भरने में आप लोगों से अगर कुछ गलती हो गई है तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो है वो बनाने वाला हूं, जो कि कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो आपको उसको कैसे करेक्ट करना है। अब बार बार आप लाइव चैट में मत पूछेगा, मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सारी डिटेल है वो दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन नॉट clearly see an object play at a distance of less than 50 centimeter. Which lens will he have to wear for the correction of vision impairment? यानी कि एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस है वो लगाना होगा। तो सबसे पहले समझो कि 50 सेंटीमीटर लगभग इतने दूर कोई वस्तु रखी हुई है। अब अगर मुझे इतने दूर की वस्तु नहीं दिखेगी तो मतलब मुझे कौन सा रोग है, मुझे निकट दृष्टि दोष है। सॉरी सॉरी, मुझे दूर दृष्टि दोष है। मतलब दूर की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें हैं वो नहीं दिख रही हैं। तो मुझे कौन सा रोग होगा बेटा, मेरी आंखों में जो दोष होगा वो होगा दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष होगा बेटा, दूर दृष्टि दोष, है ना। अच्छा फटाफट से बताओ दूरदृष्टि देश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा बेटा। बेटा ये बताओ दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे।
बिल्कुल। हाइपरमेट्रोपिया बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा दूरदृष्टि दोष के निवारण में जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बेटा? उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अगर मान लो दूरदृष्टि दोष ना होता, हमारा निकट दृष्टि दोष होता, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा अपन यूज करेंगे? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस, यानी कि कनकैव लेंस। ठीक है। तो इसमें बेटा दूर की चीजें तो दिख रही हैं, लेकिन पास की चीजें अपन को सही से नहीं दिख रही हैं, इसलिए जो लेंस यूज होगा वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा? दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन जो दूर वस्तुएं हैं वो हमें नहीं दिखती। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? है ना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंड्यूस्ड करंट बी जनरेटेड? ठीक है। देखो, पहला है इन अ करंट कैरिंग कॉइल केप्ट नियर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। देखिए, जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेट के पास में लाते हैं, तो भी बच्चों उसमें क्या हो जाती है? उसमें जो प्रेरित धारा होती है, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है, ये इंडक्स करंट होता है, ये हमारा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरा है किसी धारावाही कुंडली के पास रखी हुई अन्य कुंडली में, यानी कि जब दो दो कॉइल को आपस में ऐसे रखते हैं बच्चों, तो भी हमारा जो प्रेरित धारा है वो क्या होती है? उत्पन्न होती है ना? तो इस कंडीशन में भी होती है। तीसरा है किसी कुंडली के पास रखी कुंडली जिसमें धारा का मान बढ़ रहा है, तो इसमें भी हमारी जो प्रेरित धारा यानी कि जो इंडक्स करंट है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ए में भी हो रहा है, बी में भी हो रहा है और सी में भी हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी में प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होगी। देखो, जब एक कॉइल के पास में एक मैग्नेट लाते हैं तो भी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब एक कॉइल के पास दूसरी कॉइल लाते हैं तो भी उसमें जो प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होती है। और जब एक कॉइल में जो करंट है उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे बेटा? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो, एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था। तो हिंदी मीडियम बायोलॉजी, हिंदी मीडियम की बेटा जो बायोलॉजी की क्लास है वो आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, दीक्षा मैम की क्लास। और इस क्लास का जो टाइम रहेगा वो मॉर्निंग में 6:30 AM रहेगा, यानी कि सुबह 6:30 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास है वो स्टार्ट हो रही है दीक्षा मैम की। ठीक है। अब अपने पास में बेटा बहुत समय, कम समय इस परीक्षा की तैयारी के लिए बचा हुआ है। तो जितना भी समय आपको मिलेगा बेटा, तो उसके लिए हम यूट्यूब पर भी आपको कुछ क्लासेस देंगे। बाकी बैच में तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती ही रहेंगी। तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस इस एग्जाम पर है वो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत पंखे पर 200 वोल्ट 50 वाट लिखा है। यदि यह पंखा प्रतिदिन 20 घंटे चलता है तो एक माह यानी कि 30 दिन में इसके द्वारा वह विद्युत ऊर्जा होगी। ठीक है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, एन इलेक्ट्रिक फैन इज रेटेड 200 वोल्ट 50 वॉट। दिस फैन रन्स फॉर 20 आवर्स अ डे, देन इन 1 मंथ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट विल बी। देखो, आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो 1 यूनिट होता है हमारा, वो इक्वल टू होता है 1000 वॉट आवर के, है ना? 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 आवर, 1000 वॉट आवर के। इस 1000 को हम क्या लिख देते हैं बच्चों? KWH लिख देते हैं। के फॉर किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है, होता है। अच्छा,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसकी हम पावर निकालेंगे, मतलब एक कितनी यूनिट है वो कंज्यूम करता है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो देखो हमारा हो जाएगा, वॉट इसका दिया गया है, कितने वाट ये एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये 50 वॉट करता है, ठीक है, 1 घंटे में। तो 20 घंटे में कितना करेगा बच्चों, 1 घंटे में अगर ये 50 वॉट करता है तो 20 घंटे में कितना करेगा, तो 50 का 20 के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसी तरीके से इसका 30 दिन का निकालना है। ये तो हो गया हमारा 1 दिन का, है ना, 50 1 घंटे में, तो 20 घंटे में कितना करेगा, 50 का 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 डे का निकल आएगा। अब हमें 30 डेज का निकालना है, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, 30 और 3 0 यानी कि 30,000, है ना। कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंज्यूम होगी, 30,000 वॉट आवर। अब एक यूनिट होता है हमारा 1,000 WH का, तो जो 30,000 WH है हमारा कितने का होगा, ये होगा हमारा 30 यूनिट की इक्वल, यानी कि 30 यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सी ऑप्शन, 30 यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा इसका, सी ऑप्शन, 30 यूनिट। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज देना, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार पूछ लेना, है ना, अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। जो अपन को बेटा ये पावर लिखी, यहाँ पे ये जो शक्ति मिलती है या पावर मिलती है, ये 1 घंटे की होती है, हमेशा कितने घंटे की होती है बेटा, 1 घंटे की। तो हम 20 घंटे का निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 घंटे का हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1000, और 30 दिन का निकालेंगे तो आ जाएगा 30,000। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। किसी घंटे को हम, किसी पंखे को जब हम 1 घंटा चलाते हैं, ठीक है, 1 घंटा चलाया, तो 1 घंटे में जो वो एनर्जी कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं उसकी पावर, है ना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं पावर, है ना, वॉट आई, आप ये सभी आपको पता होगा। तो बेटा जो फैन है, ये कितने वॉट कंज्यूम करता है, 50 वॉट। मतलब 1 घंटा चलाने पर बेटा इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 50 वॉट चाहिए होगी, 50 वाट चाहिए होगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। अगर उस पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट और 50 वॉट, मतलब कि उसको 200 वोल्ट पर चलाना है, और 1 घंटे में जो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 50 वॉट करेगा। ठीक है, वैसे आपने बेटा चार्जर में लिखा होगा, चार्जर में लिखा होता है 30 वॉट, जो बल्ब आते हैं उनमें लिखा होता है 100 वॉट या 100 वॉट। तो इसका मतलब होता है बेटा वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 वाट की करेगा। ठीक है, अब मान लो अपन ने इसको 20 घंटे चलाया, 20 घंटा चलाया, तो इस एक कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, हम यहाँ पे 20 गुणा में कर देंगे 50, यानी कि बच्चों ये करेगा हमारी 1,000 वॉट जो एनर्जी है वो कंज्यूम करेगा। अब हमने इसको 30 दिन चलाया, ठीक है, 30 दिन चलाया, तो एक दिन में हम जब 20 घंटा चला रहे थे तो ये 1,000 कर रहा था। अब हमने इसको 30 दिन लगातार चलाया, रोज के 20 घंटे, तो ये हमारा हो जाएगा 30,000। कितने कितने घंटे हो जाएगा बेटा, 30 घंटे, 30,000 वॉट आवर हो जाएगा। अब इसको हम किलो में बदल देंगे, तो किसी भी चीज को किलो में बदलने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 1,000 से भाग कर देते हैं। तो 30,000 वॉट आवर है, इसको जब हम किलो वॉट में बदल देंगे तो हो जाएगा 30 KWH हो जाएगा। और इस KWH को बोलते हैं बच्चों यूनिट, तो हो जाएगा हमारा 30 यूनिट। तो इसी तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेज दीजिएगा।
चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? 30 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ रियर व्यू मिरर्स यूज्ड इन व्हीकल इज। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पीछे देखने के लिए यानी कि रियर व्यू के लिए जो वाहनों में दर्पण यूज किए जाते हैं बच्चों, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कौन से मिरर? कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण, है ना। और बच्चों आपको पता होगा, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा कि जो उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक से कम होता है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो अवतल दर्पण है इसका जो आवर्धन है वो एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका जो आवर्धन है वो हमेशा एक से कम ही होगा। ठीक है। जो उत्तल दर्पण है बेटा, इसका आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन हमेशा वन से कैसा होगा? लेस देन वन होगा। ठीक है। हमेशा एक से कैसा होगा बेटा? कम होगा। चलिए बहुत बढ़िया। कॉनवे जो कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण है, इसका एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण का हमेशा कैसा होगा? एक से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईशान भ्रमण करने गया था और उसने अपने साथ एक 3 पिन प्लग वाला विद्युत हीटर रखा था। उसे उसने पाया कि जिस होटल में वह ठहरा था वहां कोई भी 3 पिन सॉकेट नहीं था। इसलिए उसने 3 पिन प्लग के बड़े और लंबे पिन जो सबसे ऊपर लगा था उसको हटा दिया है और उसे सॉकेट में लगा दिया है। क्या अब वह हीटर का उपयोग कर पाएगा? निम्नलिखित कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन वो चुनिए। तो देखो बहुत सिंपल सा है ना। अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है। क्या दिखाता हूँ आपको? एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक चार्जर मेरे पास में रखा हुआ है। ओके। सो बच्चों आप लोग देख सकते हो, देखो अभी मेरे हाथ में एक 3 पिन वाला सॉकेट है ना। ये 3 पिन वाला सॉकेट है, इसमें एक ए है, एक ए है और एक सबसे मोटा वाला जो सबसे ऊपर लगा हुआ है, एक ए है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो मोटा वाला सॉकेट होता है इसका क्या काम होता है। तो देखो जो इस तरीके का एक सॉकेट होता है जिसमें एक हमारा मोटा होता है और दो हमारे पतले पतले होते हैं। तो बच्चों एक हमारा प्लस का होता है, एक हमारा माइनस का होता है। और जो ये मोटा वाला होता है ये हमारा अर्थिंग का होता है। किसका? अर्थिंग का। मान लो आपने फ्रिज चलाया, तो फ्रिज में जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो अर्थिंग के द्वारा अर्थ में चला जाए, इसके लिए मोटा सॉकेट होता है। इसका बाकी कुछ काम नहीं होता है। अगर इसको आप तोड़ भी दोगे तो आपका फ्रिज वगैरह चलता रहेगा, है ना। तो जो मोटा सॉकेट होता है वो केवल अर्थिंग के काम का होता है। चलिए देख लेते हैं। तो पूछा गया था कि जो उसका हीटर है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो हीटर बिल्कुल चलेगा। देखो क्या है, हाँ लेकिन बड़े और लंबे पिन के बिना इसका उपयोग करना शायद सुरक्षित ना हो। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि जो मोटा वाला यानी कि जो अर्थिंग का होता है, ये इसलिए होता है ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो निकल जाए। एक्स्ट्रा करंट से क्या होता है बेटा, अगर हमने उसको छुआ तो हमें शॉक लग सकता है, हमें क्या लग सकता है? झटका लग सकता है। तो अगर हम उसको तोड़ देंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत करंट लग जाए, लेकिन हीटर है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। पहली बात, हीटर को वैसे भी कोई नहीं छुएगा। दूसरा है नहीं, क्योंकि हीटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि तीनों पिनों को सॉकेट में ना लगा जाए। तो एकदम हमारा एक गलत हो जाएगा। फिर है, हाँ क्योंकि उसने जो बड़ा और लंबा पिन हटाया है वह सिर्फ प्लग को सॉकेट में अच्छी पकड़ के लिए होता है। तो ऐसा नहीं होता बेटा, वो अच्छी पकड़ के लिए नहीं होता, वो अर्थिंग के लिए होता है, यानी कि एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थ में चला जाए। फिर है नहीं, क्योंकि उसने जो बड़ा पिन निकाला है वही बिजली प्रदान करता है, बाकी दो पिन केवल अच्छी पकड़ प्रदान करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया हो बेटा तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए। देखो जो बच्चे पर्सनल बातें कर रहे हैं प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पर्सनल बातें मत कीजिए, नहीं तो मैं चैट को बंद कर दूंगा, है ना।
ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्योम अपना स्कूल रिपोर्ट कार्ड अपने पापा को दिखाता है। वह कहता है कि पापा पढ़ते समय रिपोर्ट कार्ड को अपनी आंखों से अधिक दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए वो अपने हाथ जिसने रिपोर्ट कार्ड पकड़ रखा है उसे सीधा ताने हैं। व्योम के पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, व्योम के पापा को उसने ऐसे रिपोर्ट कार्ड अपना दिखाया, जैसे मैं अभी ये बुक देख रहा हूँ, तो उनको ना दिख नहीं रहा है। उनको क्या नहीं हो रहा है बच्चों, ये हमारी जो बुक है वो ऐसे मतलब उनको नहीं दिख रहा है, रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चों, उनके पापा को कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है ना? निकट दृष्टि दोष यानी कि उनको पास का नहीं दिख रहा है और दूर का दिख रहा है, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड अपन पास में ही पकड़ते हैं, तो व्योम के पापा को जो दोष है वो हमारा निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। व्योम के पापा को जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम बिंदु होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है हमारा? दूर हो गया है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम बिंदु है वो कैसा हो गया है? दूर हो गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। Doing this, he sees the letter of the report card clearly because of eye defect. The closest distance of clear vision of the eyes has gone further. तो जो उनका देखने का न्यून बिंदु है, जो न्यून पॉइंट है, वो कहाँ, वो कैसा हो गया बच्चों? दूर हो गया। इसलिए वो किताब को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये दोस्त पढ़ाए थे तब इस चीज के बारे में बताया था। ठीक है। अच्छा, अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के क्लास में अभी मैंने ह्यूमन आई वाले चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ाई है। इसके कल न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे, काफी एमसीक्यूज करा दिए थे। तो बेटा कल आपकी क्लास होने वाली है, मॉर्निंग में आई थिंक क्लास रहेगी, जिसमें अपन जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप वहां पे भी सारी डाउट्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताया गया है, दर्शाए गए चित्र में 3 बॉक्स ए बी तथा सी हैं। कौन से बॉक्स में एक उत्तल लेंस है वो हो सकता है? इन द पिक्चर शोन देयर आर द 3 बॉक्सेस ए बी एंड सी, इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा इसका तो मुझे आंसर, मैंने बहुत इसको देखा, ये आपके 2024 का ही पेपर है, तो इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह से इसका आंसर निकालने की कोशिश की, और चैट जीपीटी में जो आंसर आया है वो ए एंड बी आया है। इसको मतलब हमने बहुत जगह सर्च किया, तो चैट जीपीटी में जो आंसर आया वो ए एंड बी आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर ये हो कैसे गया। कोई मुझे बताएगा कि बेटा इसका आंसर है वो बी कैसे आ गया? देखो, मुझे इस क्वेश्चन का, मैं क्लियरली बता रहा हूँ बेटा, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर बी कैसे हो गया। मतलब मैं, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को आ रहा हो इसका आंसर। सो अगर किसी को पता है कि इसका आंसर बी कैसे हो रहा है, कोई बता सकता है क्या? कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। परी पाटले, अच्छा चलो देखो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। अगर इसका आंसर ए ऑप्शन है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर ओनली बी कैसे है। देखो बी वाले में क्या है, जब भी कोई उत्तल दर्पण से कोई भी किरण आती है ना, ये तो मैंने,
ये तो अपना उत्तल हो गया। जब भी करंट कोई उत्तल दर्पण से आती है तो ये क्या कहाँ पे मिलती है बच्चों? फोकस पर मिलती है ना, इस तरीके से। तो आगे चल के जो ये बी वाली किरणें हैं बच्चों, ये क्या हो जाएंगी? ये हमारी फोकस पर मिल जाएंगी इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो बी वाला ऑप्शन तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि इसका आंसर है वो बी ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बेटा? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब जब ऐसे दो रेस पैरेलली कोई रेस आएंगी तो भाई उसके कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो अभी के लिए हम बी ही टिक करते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, बट अभी के लिए इसका आंसर हम क्या करते हैं बेटा? वो बी ही टिक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है, रमेश पानी गर्म करने के लिए बाजार के उच्च क्षमता का विद्युत हीटर खरीद कर लाता है। घर आकर वह जैसी विद्युत हीटर को विद्युत प्लग में लगाकर कुंजी चालू करता है, अचानक घर की विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। जब वह पड़ोसी के घर देखता है तो वहां की विद्युत सप्लाई चालू मिलती है। रमेश के घर की विद्युत सप्लाई बाधित होने का कारण क्या है? देखो बच्चों, घरों में एक फ्यूज वायर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फ्यूज, है ना। ऐसे दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक वायर का यूज करते हैं, जिसको कौन सा वायर बोला जाता है बच्चों? फ्यूज वायर बोला जाता है। तो जब हम कोई भारी भारी ऊर्जा वाली या जो भार ज्यादा जो एनर्जी कंज्यूम करती है उस चीज को हम अपने घर में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा? जो फ्यूज वायर है ये जलकर टूट जाता है, मतलब ये गर्म होता है और टूट जाता है, ठीक है। तो फिर है, लघु पतन के कारण फ्यूज तार टूट गया है, तो ये तो गलत है। दूसरा है, अति भारण के कारण फ्यूज तार का टूटना, ये एकदम सही हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा है, अति भारण के कारण विद्युत प्लग का जलना, तो विद्युत प्लग नहीं जला था, ना लघु पतन हुआ था। फिर उच्च क्षमता वाले विद्युत हीटर के लिए आवश्यक वोल्टेज वाला विद्युत कनेक्शन नहीं होना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन कनेक्शन एक ही रहता है, कोई अलग से कनेक्शन नहीं लेना होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका अति भारण, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी घर के अप्लायंस को, तो जो फ्यूज तार है वो क्या हो गया? गर्म होकर टूट गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बच्चे कुछ गलतियां पकड़ते रहते हैं, बोले सर उत्तल दर्पण नहीं उत्तल लेंस। बेटा हो जाती गलती, जल्दी जल्दी में इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। जल्दी जल्दी में क्या होता है बेटा? इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, लघु पतन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, देखो बिजली है ना वो होती है आलसी, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो मान लो ये बिजली के दो वायर है, प्लस का है माइनस का है, और यहाँ पे आपका फ्रिज है वो लगा हुआ है, ये आपका फ्रिज है, इस तरीके से कनेक्टेड है आपका। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? मान लो ये जो वायर थे बिजली के दोनों, ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो गए। यहाँ पे क्या हो गए बच्चों? शॉर्ट सर्किट हो गए, यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ गए। तो अब जो आपकी बिजली है वो फ्रिज तक नहीं जाएगी बच्चों, वो वापस आपकी यहीं से आ जाएगी। यहाँ से ऐसी बिजली जाएगी और यहाँ से वापस आ जाएगी, यहाँ तक वो जाएगी ही नहीं। इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों शॉर्ट सर्किट, यानी कि लघु पथन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब पर अभिलंबित आपतित होती है, इस घटना के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसकी चाल कैसी हो जाती है बच्चों? उसकी चाल कम हो जाती है, लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, है ना। जब विरल से सघन में आएगी तो चाल कम हो जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। प्रकाश किरण की चाल कम हो जाएगी परंतु दिशा कैसी रहेगी बच्चों? हमारी अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है।
विकासकरण की चाल बदलती रहती है लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, विकासकरण की बेटा जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। अलग अलग मीडियम के लिए विकास की चाल अलग अलग होती है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा कैसे रहेगी, सेम रहेगी। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। जो संयुक्त लेंस होगा बेटा, इसकी हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। तो जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। यानी कि F1, इसको हम अवतल लेंस ले लेंगे और इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव होती है तो ये प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी जो टोटल फोकस लेंथ होगी उसको हम मानेंगे एफ। तो जो टोटल फोकल लेंथ हो जाएगी 1 अपॉन में एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में F1 प्लस का 1 अपॉन में F2। ठीक है, ये हो जाएगा। फोकल लेंथ आप लोग जानते होंगे क्या होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में F बराबर 1 अपॉन में माइनस का 40 प्लस 1 अपॉन में 20। 20 और 40 का बेटा अपन एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 40, माइनस 40 से 40 कट जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में F इक्वल टू आएगा हमारा 1 अपॉन में 40 और F बराबर आ जाएगा हमारा क्या, 40 को ऊपर ले जाएंगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर। देखो इससे टफ टफ क्वेश्चन भी अपन बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो आप लोगों से सिंपल से क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए, है ना। ये सिंपल से क्वेश्चन बेटा आप लोगों से बनने ही चाहिए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए। और जो बच्चे लाइव चैट में बातें कर रहे हैं बेटा, तो आपके हाथ में सिर्फ बातें ही रहने वाली हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो बातें कर रहे हैं बेटा तुम बातें ही करो, बातें ही तुम्हारे हाथ में रहेंगी। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा है, निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। ठीक है, देखो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है सॉरी। फोकस दूरी कितनी है, F4 दिया गया है 15 सेंटीमीटर, U बराबर दिया गया है, सॉरी 20 है। फोकल लेंथ बेटा हमारी 20 है। ठीक है, U बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें इसका प्रतिबिंब का आवर्धन निकालना है, यानी कि मैग्निफिकेशन हमें निकालना है। M बराबर होता है बच्चों हमारा क्या, V अपॉन में U होता है ना। मैग्निफिकेशन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में U होता है। क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले बेटा हम V की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 अपॉन में V बराबर होगा 1 अपॉन में F बराबर होगा 1 अपॉन में V माइनस का 1 अपॉन में U। ठीक है, यहां से बेटा हम 1 अपॉन में V की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/20 बराबर में 1/V माइनस का 1/15।
ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा। क्या मैं सही हूं? ठीक है, ओके। अब इस 15 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 1/20 प्लस में 1/15 बराबर में हो जाएगा 1/b। इनका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 60 आएगा, तो हो जाएगा 3, 20 का 60 में करेंगे तो 3 बार जाएगा 3, और ये 4, और हो जाएगा 1/भी। ठीक है, ये हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। कौन सा लेंस है हमारा? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कहीं पे तो। ओके, ओके, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिंब हमारा कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसको माइनस का लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का लेने से यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? प्लस का। माइनस ए है, माइनस ए है, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमारा माइनस आ जाएगा, है ना? तो हो जाएगा माइनस का 1/60 बराबर में 1/भी। और जो भी का मान आएगा बच्चों वो माइनस का 60 आएगा। भी का मान कितना आ गया? माइनस का 60 आ गया। तो हमारा जो आवर्धन होता है बच्चों वो v अपॉन में u होता है। तो m बराबर हो जाएगा -60/15, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी वो -4 आ जाएगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, -4। -4 क्या होगा बच्चों? इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? -4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो? इस क्वेश्चन में बेटा कहीं पे कंफ्यूजन हो गया है, कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा चलो कोई नहीं, एक बार इस क्वेश्चन को अपन फिर से करते हैं। ठीक है, डोंट वरी, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। ओके, पूरा सही है बेटा। बस देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना माइनस का v अपॉन में माइनस का u आएगा। ठीक है, इस तरीके का हमारा ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसा होता है बच्चों? फॉर्मूला हमारा होगा v अपॉन में u, v अपॉन में u होगा। ठीक है, v हमारा माइनस का 60 है, u भी हमारा माइनस का 15 है। माइनस से माइनस का आंसर हो जाएगा। अब सही है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा बेटा। थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, मैं इसको बुक में भी ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, कर देता हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को भी हम सही कर पाए। ओके, है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सही कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए के सापेक्ष बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरीके के डायग्राम दिया गया है, और जो किरण जा रही है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो जो कोण हम लेंगे वो ए वाला कोण लेंगे, और यहाँ पे जो कोण लेंगे वो ए वाला कोण लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपवर्तनांक निकालना है। यहाँ पे आएगा हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर, है ना। किरण नीचे से ऊपर जा रही है, तो साइन आई का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन 60, और आई आर का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन 45। ठीक है, क्या होगा, साइन 45 होगा। ओके, देखो अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 मल्टीप्लाई में √2, और अपॉन में आएगा 2। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में √2, और इस 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, आंसर आएगा 3 अपॉन में √2, यानी कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों इसका, ए ऑप्शन, √3 अपॉन में √2। बिल्कुल, पीडीएफ बेटा आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगी इसकी, डोंट वरी। आंसर क्या होगा बेटा इसका, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है, किसी अवतल दर्पण पर आपते सूर्य की किरण दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इशरत होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब है वो बने। को इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो प्रतिबिंब बन रहा है बेटा वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है ना, इस तरीके से। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बन रहा है बच्चों, फोकस पर बन रहा है ना। फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो एफ बराबर है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इस बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने, यानी कि इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनता है, समान साइज का बनता है, कॉनकेव मिरर में। तो अगर हमें किसी वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए, तो हमें उस वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखना पड़ेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। f हमारा 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15, यानी कि 30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट को बेटा हमें 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तभी जो हमारा इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बराबर बनेगी। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है,
आंसर क्या होगा बेटा इसका? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैं 30 क्वेश्चंस करने हैं, इनमें बहुत ज्यादा समय है वो लगता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी है। अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ना। इसको यहाँ पे रखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लो। अब सॉल्व करते हैं। देखो, 10 mm लंबी सुई, यानी कि जो सुई है, सुई की हाइट है h बराबर, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है? 10 mm है। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो इमेज बन रही है बच्चों, जो h डैश है हमारा, वो है हमारा 5 mm। ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण है, यानी कि भी बराबर होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? दर्पण की फोकस दूरी को बतानी है। हमें क्या बतानी है बच्चों? दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें u का मान निकालेंगे। तो u का मान निकालने के बाद हमें पता है बच्चों, 1 अपॉन में f बराबर होता है, यहाँ पे दर्पण है तो आ जाएगा 1 अपॉन में v प्लस में 1 अपॉन का u, है ना। तो बस हमें सिर्फ v का मान हमें दिया गया है, सिर्फ हमें u का मान चाहिए। और इस तरीके से हम इस दर्पण का क्या निकाल लेंगे? फोकस लेंथ है वो निकाल लेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेटा हमें एक फॉर्मूला पता है, एच डैश अपॉन में एच बराबर होता है v अपॉन में u के। एच डैश अपॉन में एच यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई बराबर में वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। ठीक है। ये बराबर में होता है हमारे मैग्निफिकेशन के, यानी कि m के। बस इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। एच डैश बराबर है हमारा 5, एच बराबर है हमारा 10, v बराबर दिया गया है माइनस का 30, और u बराबर हो जाएगा हमारा u का u ही। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस का 30 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 5, 5 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा। u बराबर आएगा माइनस का 60, है ना। यानी कि जो वस्तु की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में इनका मान रख देना है। u का मान हमारा आ चुका है। तो 1 अपॉन में f बराबर क्या होगा बेटा? 1 अपॉन में f बराबर होगा 1 अपॉन में v यानी माइनस का 30, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 60। जोड़ देंगे तो हो जाएगा, एलसीएम इसका 60 आएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 2 प्लस ओके, और ये माइनस का आएगा हमारा कितना? ये आएगा माइनस का 1। इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 1 अपॉन में एफ बराबर हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 60, और एफ बराबर हो जाएगा बेटा 60 अपॉन में माइनस का 3, यानी एफ की वैल्यू आएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण की बेटा जो फोकस दूरी होने वाली है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर होने वाली है। कितनी होने वाली है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि आंसर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व है वो करना है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोई करंट, कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। उनको डायग्राम में आप देख सकते हो, इस तरीके से एक डायग्राम है वो दिया गया है। ठीक है। पहले प्रकाश किरण सघन ऐसे जा रही थी और ये अभिलंब की ओर कैसी हो गई? थोड़ी सी झुक गई। इसको ऐसा जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर ये थोड़ा सा झुक गई है। मतलब कि जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है ना। विरल माध्यम से कहाँ जा रही है बेटा? सघन माध्यम में। यानी कि इसका जो अपवर्तनांक होगा
वो होगा हमारा n1 में n2, n1 या इसको ले लेते हैं n b में na, इसको म्यू बोलते हैं, एन तो नहीं बोलेंगे बेटा। हमेशा जब भी कोई करंट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है बच्चों, एक से अधिक होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जब कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तनांक कैसा होता है बच्चों, एक से अधिक होता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो किरण, किरण को सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो कैसी गई, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ गई। मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम से हमारी किरण है वो जा रही है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तनांक कैसा होता है बेटा, एक से ज्यादा होता है ना। एक से कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा, यानी कि ग्रेटर देन यूनिटी। अपवर्तनांक को बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के द्वारा किया जाता है जिसकी क्षमता है, देखो 2 मीटर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब कि उसको बेटा कौन सा दोष है, उसको निकट दृष्टि दोष है। निकट, दूर की चीजें नहीं दिख रही है, मतलब कि कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। और यहाँ पे दिया गया है फोकस दूरी कितनी दी गई है बच्चों, फोकस दूरी एफ बराबर दी गई है 2 मीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता होती है बेटा पी बराबर 1/f। और निकट दृष्टि दोष है, यानी कि जो फोकस, जो लेंस लगेगा बेटा वो अवतल लेंस लगेगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है ना। तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आएगी, -2 मीटर आएगी। ई बराबर हो जाएगा 1/-2, आंसर आएगा बेटा -0.5, है ना। आंसर क्या आएगा, -0.5 डाइऑप्टर आएगा। पी बराबर आया 1/-2, डिवाइड कर देंगे तो आएगा -0.5, और डी फॉर डाइऑप्टर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, कोई बच्चा ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है ना। एक बच्चा इस बैच में ऐसा भी है जो लिमिट क्रॉस कर रहा है, उसको ये नहीं पता बेटा कि 1 सेकंड में मैं उसको यहाँ से क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, जो ये बच्चा लिमिट क्रॉस कर रहा है ना, देखो अभी मैं इसको क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ, इसका बैच ही बंद कर रहा हूँ, ये ऐप ही नहीं खोल पाएगा। जो बच्चा एक लिमिट क्रॉस कर रहा है ना, देखो अभी मैं इसका, इसने जो ये 2400 रुपए का बैच खरीदा है ना, इससे बाहर निकालता हूँ और इसका ऐप ही बंद कर देता हूँ, ये ऐप भी नहीं खोल पाएगा। लो, कर दिया मैंने, खोल लो तुम ऐप। तुम जो जब से यहाँ पे परेशान कर रहे हो, बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, निकाल दिया मैंने तुम्हें, है ना। अब तुम्हारा ऐप भी ओपन नहीं होगा, बैच तो दूर की बात, तुम ऐप भी नहीं खोल पाओगे। ठीक है, चलो, अब नहीं कर पाओगे बातें, तुम जो ये बातें कर रहे थे।
अब जिसके मैसेज ना दिखे समझ जाना उसी बच्चे को निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि, देखो दोपहर के समय सूर्य क्या होता है बच्चों, अर्थ के बिल्कुल ऊपर होता है, जस्ट ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर होता है। तो इस वजह से बेटा जो प्रकाश का विकिरण है यानी कि जो स्कैटर्ड है लाइट का, वो बहुत ही कम हो पाता है ना। लाइट का जो स्कैट यानी कि जो प्रकाश फैलता है वो बहुत कम फैलता है, यानी कि लाइट ज्यादा नहीं फैल पाती। इस वजह से जो सन है वो कैसा दिखाता है, वो श्वेत दिखाई देता है, यानी कि सफेद दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर कोई रंग ज्यादा फैल रहा है तो वो रंगीन दिखाई देगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा प्रकाश का न्यूनतम विकिरण होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, जस्ट पर जस्ट ऊपर होता है सूर्य, इस वजह से उसका जो प्रकाश है वो ज्यादा नहीं फैल पाता, उसका विकिरण ज्यादा नहीं हो पाता। विकिरण का मतलब है प्रकाश का फैलना। उस वजह से बेटा जो सूर्य है वो कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य का तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य के रक्ताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटना में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो बेटा इसका जो आंसर होता है वो हमेशा प्रकाश का विकिरण होता है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो इसका आंसर क्या करके आना, प्रकाश का विकिरण करके आना, ठीक है। प्रकाश का विकिरण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बेटा आपको ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा। अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। आंसर है प्रकाश का विकिरण। प्रकाश विकिरित हो जाता है जिस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज कैसे दिखाई देता है, रक्ताभ यानी कि लाल दिखाई देता है। ओके, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, थोड़ा सा और 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन रह गए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, फिर थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पता है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए इनका जो आंसर हमेशा होता है वो प्रकाश का विकिरण ही होता है। आंसर क्या होता है बच्चों इनका, प्रकाश का विकिरण। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो आंसर बिना ज्यादा दिमाग लगाए अगर नहीं आ रहा है तो प्रकाश का विकिरण के आना, आंसर आपका क्वेश्चन आपका सही निकलेगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, है ना। 1 मिनट का क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा सा थक गए हैं, 1 घंटे की क्लास हो गई है। मेरे तो पेट में भी दर्द करने लगा है।
बिल्कुल बेटा, चलिए बेटा फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 21। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 20 मिनट 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। दीपक से प्रवाहित कुल आवेश होगा। ठीक है, आवेश हमें बताना है। देखो, आई बराबर दिया गया है बेटा 0.5 एम्पियर। टी बराबर दिया गया है 20 मिनट। आपको पता है बेटा फिजिक्स में हम हमेशा टाइम को सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा 20 × 60, यानी कि 1200 सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, आवेश निकालना है, यानी कि क्यू। तो आई बराबर होता है बच्चों हमारा क्यू अपॉन में टी। तो क्यू बराबर होगा बच्चों हमारा आई टी। आई टी बराबर क्या होगा, हमारा क्यू होगा। ठीक है, आई टी बराबर हमारा क्यू हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। आई बराबर दिया गया है 0.5 और टी बराबर दिया गया है 1200 इक्वल टू क्यू। क्यू यानी कि आवेश। 1200 का 0.5 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 600। तो 600 कूलम क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आवेश हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 600 कूलम, यानी कि डी ऑप्शन। है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो थम्स अप भेज दीजिएगा। क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया हो तो थम्स अप भेज देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनमें प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है, 6 वोल्ट 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो प्रतिरोध कैसे लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस परिपथ की पूरी टोटल धारा निकालेंगे। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम देखिए एक परिपथ बना लेते हैं। ये हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है, ये हमारा 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें बताना कि 4 वोल्ट के प्रतिरोध द्वारा जो ऊष्मा क्षय होगा 5 सेकंड में वो कितना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। R1 बराबर दिया गया है बेटा 2 ओम। R2 बराबर दिया गया है हमें 4 ओम। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर होगा R1 प्लस R2। क्योंकि ये श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6 ओम। टोटल प्रतिरोध क्या हो गया, 6 ओम हो गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस परिपथ की धारा निकालेंगे। तो V बराबर ओम के नियम से आई आर। V हमारा 6 है, I का मान निकालना है।
आर हमारा भी 6 है। तो यहाँ आई की वैल्यू आएगी बच्चों वो हमारी 1 एम्पियर आएगी। आई की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर आई। तो हमें बच्चों प्रतिरोध हमें क्या बताना है? उत्पन्न ऊष्मा बतानी है। ठीक है। तो हमें उत्पन्न ऊष्मा बतानी है। तो ऊष्मा के लिए बच्चों हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? फॉर्मूला हो जाएगा हमारा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। R हमें कितना बताना है? 4 ओम का बताना है। तो यहाँ पे 4 और T का मान आएगा 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 जूल। यानी कि जो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है वो कितनी होगी? 20 जूल होगी। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पे R2 लिखेंगे है ना? यहाँ पे क्या आएगा? R2 आएगा। ठीक है, R2 आएगा यहाँ पे। बेटा मैंने R की वैल्यू यहाँ पे इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे I का मान निकालना था। मुझे क्या निकालना था? धारा का मान निकालना था, करंट का मान निकालना था। इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल निकाला। क्योंकि हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को लेके धारा का मान नहीं निकाल सकते। आपको पता है बेटा श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। कैसा होता है बेटा? धारा का मान समान होता है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तप्तदीप्त बल्ब ए बी सी जिनके अनुमंतांक क्रमशः 40 वॉट 60 वॉट तथा 100 वॉट है, पास में क्रम में संयोजित है। इनकी चमक के संदर्भ में कौन सा प्रकथन सत्य है? देखो, ए हमारा है 40 वॉट, बी है हमारा 60 वॉट और सी है हमारा 100 वॉट। देखो, जो बी बल्ब है वो हमारा सबसे ज्यादा चमकेगा, फिर हमारा बी चमकेगा, फिर हमारा ए चमकेगा। इसकी क्षमता, जिसकी पावर अधिक होती है वो ज्यादा चमकता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सभी बल्बों की चमक समान होगी? ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। सभी की समान नहीं होगी। सी वाले की सबसे ज्यादा होगी, बी की उससे कम होगी और ए वाले की सबसे कम होगी। फिर है, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी। ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बल्ब ए की चमक कैसी? सबसे कम है। फिर है, बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी, तो एकदम सही हो जाएगा। बी वाले की चमक है वो ए की तुलना में कैसी है? ज्यादा है। ठीक है। फिर है डी ऑप्शन, बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी। तो ये बात भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो सी की चमक है वो सब बी से भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो सी ऑप्शन
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा इसका, सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है का तथा प्रतिरोध आर है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। देखो आपको पता है बेटा, आर बराबर होता है हमारा एल अपॉन में ए। ठीक है, तो पहले चालक का मान लेते हैं, पहले चालक की लंबाई एल है और क्षेत्रफल ए है। ठीक है, मान लेते हैं कि अब जो दूसरा चालक है उसका जो है, उसकी लंबाई 2L है और उसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, A1 है। ठीक है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बच्चों, उसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ये हमारा पहला। अब आप इसमें देखो बेटा, दोनों का जो प्रतिरोध है वो समान है। पहले वाले चालक का प्रतिरोध भी आर है और दूसरे वाले चालक का प्रतिरोध भी कैसा है बच्चों, आर है। तो यहाँ से ये दोनों फॉर्मूले यानी कि इक्वेशन 1, इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2, ये हमारी कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। आर बराबर हो जाएगा एल अपॉन में ए, और यहाँ पे भी आर बराबर क्या हो जाएगा, 2L अपॉन में A1 हो जाएगा। हमें बच्चों A1 का मान है वो निकालना है। ठीक है, ओके, दोनों को हम बराबर कर देंगे तो आएगा एल अपॉन में ए बराबर में आएगा बच्चों 2L अपॉन में A1। यहाँ से A1 का मान निकालेंगे तो A1 बराबर आएगा 2L अपॉन में ए, नहीं नहीं, 2LA अपॉन में एल आएगा। तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा। A1 बराबर आएगा हमारा 2A। A1 बराबर क्या आएगा हमारा, 2A आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, 2A हो जाएगा। पीडीएफ बेटा आपको आफ्टर क्लास इसका जो पीडीएफ वो मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोनों का जो प्रतिरोध था वो समान था, इसलिए इनकी लंबाई और क्षेत्रफल भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। देखो आई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन में टी होता है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है यानी कि एन बताना है। क्यू बराबर होता है बच्चों एन ई, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, आई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन में टी। आई की जो वैल्यू है वो 1 है। एन हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो निकालनी है। ई का जो मान होगा वो होगा माइनस का, या 1/6 × 10⁻⁻⁻⁹ और जो टी का मान होगा वो होगा बच्चों 16, है ना। ई का मान क्या होगा, 16 होगा। समय हमें 16 सेकंड है वो इस क्वेश्चन में दिया गया है। देखो अब यहाँ पे आएगा 1 = एन, या यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 16, 1.6 × 10⁻⁻⁹ ए आएगा। 16 हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे लेके आएंगे तो होगा 16 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू एन। ठीक है, ओके ध्यान से देखना इसको।
अब यहाँ पे हमारा 1.6 से हम 16 को काटेंगे तो 10 आएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू n। इस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर 19। ये माइनस का था ऊपर जाएगा तो प्लस का इज इक्वल टू n। ये 19 पावर और ये 1 पावर है, दोनों जुड़ जाएंगी तो पावर हो जाएगी 10 टू दी पावर 20 इज इक्वल टू n। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 10 टू दी पावर 20 करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 10 टू दी पावर 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया हो तो थम्स अप भेज दीजिएगा। और देखो जितने क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उनको नोट कर लेना, क्योंकि इस क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी जाएगी। तो यूट्यूब पर जो नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है वो वहां पे सॉल्व हो जाएगी, है ना। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो क्लास को, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है वो आपको आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। 2 ओम के 3 प्रतिरोध ए बी सी चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित है। इनमें से प्रत्येक ऊर्जा क्षय करता है तथा बिना पिघले 18 वोल्ट की अधिकतम शक्ति सहन कर सकता है। परिपथ से प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। है ना, हमें क्या बताना है बच्चों? परिपथ से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा बतानी है। तो ए वाला भी हमारा 2 ओम का है और ए भी हमारे 2 ओम के हैं। तो पहले बच्चों हम इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा R1 हो गया। मैं यहाँ पे एक बार इसका डायग्राम है वो बना देता हूँ, इस तरीके से कुछ दिया गया है। यहाँ पे हमारा एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे क्या लगा है बच्चों? हमारा एक प्रतिरोध लगा है जो कि 2 ओम का है। फिर यहाँ पे हमारा फिर से ऐसे 2 प्रतिरोध लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी 2 ओम का है, ये भी हमारा 2 ओम का है। ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। पहले देखो ये दोनों प्रतिरोध हैं वो कैसे हैं? समांतर क्रम में, तो इनका हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तो इनका टोटल प्रतिरोध आएगा 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा 1 में आ आएगा यहाँ पे। 1/R बराबर होगा 1/2 प्लस 1/3, यानी कि 1/R बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2/6, यानी कि 1/R बराबर होगा 5/6 और R बराबर होगा 6/5। R बराबर क्या होगा बच्चों? 6/5 होगा। अब इसमें हमें श्रेणी क्रम वाले प्रतिरोध का भी देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा RP ले लेते हैं, यानी कि पैरेलल। RP यानी कि समांतर क्रम का प्रतिरोध। ठीक है, अब हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर आएगा हमारा RP, यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोध, प्लस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध यानी कि RS। R बराबर हो जाएगा, ये कितना आया है? ये आया हमारा 6/5 और ये हो जाएगा हमारा 2। R बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5 दूनी 10/5, यानी कि R बराबर हो जाएगा हमारा 16/5। R बराबर कितना हो गया बच्चों? हमारा 16/5 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों P बराबर होता है हमारा VI और V बराबर होता है हमारा IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? I²R हो जाएगा, यानी कि जो शक्ति का सूत्र होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा? I²R हो जाएगा। शक्ति हमारी 18 वाट है। I का जो मान आया है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे I²R का जो मान आया है वो कितना है? हमारा 16/5 है। यहाँ से बच्चों I² बराबर हमारा हो जाएगा 18 × 5/16 इक्वल टू I²
18×5 = 90/16 इज इक्वल टू I²। भाग कर देंगे तो 16×5 = 80। कहीं पे गलत तो नहीं हो गया? क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? 90/16 बराबर में आ रहा है I²। क्वेश्चन तो सही लग रहा है। कहीं प्रतिरोध को जोड़ने में तो गलती नहीं हो गई? अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 1/2 आना था, है ना। यहाँ पे मैंने 1/3 लिख लिया। यहाँ पे क्या आना था? 1/2। तो 1/RP बराबर क्या होता? 2/2। यानी कि यहाँ पे सब तो होना ही नहीं था, सीधा सीधा 1 आंसर आना था, है ना। तो आरपी बराबर होना था 1/RP बराबर होना था 1। और आरपी की जो वैल्यू आनी थी वो कितनी आनी थी बच्चों? 1 आनी थी। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे वो 1 और 2 कितना होता? 3 होता। टोटल रेजिस्टेंस होता 1 प्लस का 2 यानी कि 3 ओम। ठीक है। तो बस यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। P बराबर हो जाएगा, भी का मान कितना है? भी का मान, अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा I²R। तो P 18 दिया गया है, I का मान निकालना है तो I²। और R का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 18/3 इज इक्वल टू I²। और ओके, 3 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा इज इक्वल टू I²। फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, कहीं पे तो कुछ गलती हो रही है रे बाबू। बेटा बताओ इसका ये कहाँ गलत हो रहा है मेरे बाबू? बेटा बताओ कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ इसका आंसर? कहीं पे तो ये गलत हो रहा है। थ्री एम्पियर इसका आंसर आ रहा है। एक मिनट रुकना बेटा, कहीं पे तो गलत हो रहा है। 1 मिनट में इसको देखता हूँ अभी, है ना। जस्ट इसको अभी चेक करता हूँ कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। कहीं पे तो बेटा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। हाँ बेटा, आंसर इसका 3 एम्पियर आना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। 1/2 1/2 ये तो सही हो गया अपना। चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? तो बेटा जो प्रतिरोधकता यानी कि रो होता है, ये हमारा डिपेंड करता है किस पर? पहला तो ये डिपेंड करता है बच्चों तापमान पर, यानी कि टेम्परेचर पर। और दूसरा ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है। तो हमें बताना है कि किस पर डिपेंड है, वो नहीं करता।
पहला है पदार्थ की प्रकृति होने पर बिल्कुल डिपेंड करता है, दूसरा ताप परिवर्तन होने पर, इस पे भी डिपेंड करता है, तीसरा होता है प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। तो बेटा इस पर हमारी प्रतिरोधकता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। डी ऑप्शन तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, सही है, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है बेटा। जो प्रतिरोधकता होती है वो कभी भी आकार पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रतिरोधकता, हमारी प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होगा, जब उसकी आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। राजेश के पास दो विद्युत हीटर हैं। हीटर ए का प्रतिरोध 1000 वोल्ट है तथा हीटर बी का प्रतिरोध 800 है। दोनों को 220 विद्युत के स्रोत से जोड़ने पर किस हीटर में अधिक धारा प्रवाहित होगी। बेटा जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा का मान कैसा होता है, अधिक होता है। तो 8 ओम का जो हीटर होगा इसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जो धारा होती है बच्चों वो हमारी प्रतिरोध की कैसी होती है, विषमानुपाती, व्यस्तमानुपाती होती है। यानी धारा के मान को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान कैसा होगा, अधिक होगा। 1000 जो ओम का हीटर है उसका उसमें धारा कम जाएगी, और 800 प्रतिरोध, 800 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें धारा अधिक जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हीटर बी। हीटर बी में अधिक से अधिक धारा है वो प्रवाहित होगी। पहले बच्चे बोलते थे कि सर क्लास नहीं ले रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो। आज 2 घंटे की क्लास क्या ले ली, सारे बच्चे सोने लगे, गुड नाइट बोलकर जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर पूरी रात पढ़ाओगे क्या। बेटा अगर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो पूरी रात भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़ते रहो, क्या करना है, बैठ के पढ़ ही तो रहे हो। चलो इतनी ज्यादा वो मैं नहीं करूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही और कराऊंगा और फिर इस क्लास को अपन एंड करेंगे। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी लंबी सीधी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों पर एन तथा एस ध्रुव बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य प्रकथन है। परिनालिका के भीतर क्षेत्र सरल रेखाओं के रूप में होता है, जो यह निर्दिष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो बिल्कुल सही बेटा, परिनालिका के अंदर प्रवाहित करते हैं तो इसके सभी बिंदु पर जो चुंबक, फिर है परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे के टुकड़ों को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। फिर है परिनालिका से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से भिन्न होता है। और डी वाला दिया गया है, परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर एन तथा एस ध्रुवों की अदला बदली है वो हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब होता है धारा की दिशा को क्या करना बच्चों, थोड़ा सा चेंज करना। तो इसका जो डी ऑप्शन दिया गया है बेटा ये भी एकदम सही हो जाएगा। सिर्फ इसका जो गलत कथन दिया गया है वो है परिनालिका से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्षण चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से भिन्न होता है। ये हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, एकदम गलत हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों इसका, सी ऑप्शन। क्योंकि जो सी स्टेटमेंट दी गई है वो एकदम कैसी है बच्चों, गलत है। ठीक है। और बच्चों कल आपका एक टेस्ट होने वाला है 50 क्वेश्चंस का। मैं ऐसे ही धीरे धीरे से धीरे धीरे करके टेस्ट है वो डालता जाऊंगा ताकि आप लोग टेस्ट है वो सॉल्व कर पाओ। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एसी जनित को डीसी जनित में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, एसी जनित को यानी कि एसी जनरेटर को डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, विभक्त बलक द्वि परिवर्तक का उपयोग है वो किया जाता है। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज। ये मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे। ठीक है, ओके ओके चलो। तो इस तरीके से बेटा अपना 2024 का जेडबलई का फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। कल बेटा अपन नीट का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। और
बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएंगे नहीं आए होंगे, आई नो। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा आपने इस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर आपने इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होता तो आपसे सारे क्वेश्चन है वो बन रहे होते, है ना। तो अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा हुआ कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊं। तो मोस्ट मोस्ट जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, अगर एक दो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब समय कम है, अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती बैच में तो आपसे बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन है वो बन रहे होते। तो आज की क्लास में बच्चों फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपके साथ एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल।